हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रालय भव्या कश्यप में। आज मैं करंट अफेयर्स में जनवरी से मई 2023 के चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज फर्स्ट लेकर आया हूं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी फ़ायदा करेंगे आपको। वीडियो को अंत तक देखा करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, किस पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये कह रहा है किस पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ऑप्शन डी है आम आदमी पार्टी। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा आंसर डी, आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को, कब 10 अप्रैल 2023 को हुआ है। और ये दर्जा किसके द्वारा दिया गया, तो मानव निर्वाचन आयोग के द्वारा ये दर्जा दिया गया है। आम आदमी पार्टी किसकी है, तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली ये पार्टी है और राष्ट्रीय दल का दर्जा इसी पार्टी को हाल ही में दिया गया है। अब इसके आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में 6 ऐसी राष्ट्रीय दलों की पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी पार्टियां हैं देख लीजिए। पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी है बहुजन समाज पार्टी, चौथी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी भी कहा जाता है, पांचवी है नेशनल पार्टी और छठवीं अभी बनी है हाल ही में आम आदमी पार्टी। अब कुछ राजनीतिक पार्टियों ने दर्जा वापस किया है। वो कौन कौन सी पार्टियां हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा जिनका वापस हुआ है। पहली इसमें है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसका राष्ट्रीय पार्टी से दर्जा खत्म हो गया है। दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देश की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा किस राज्य में शुरू की गई। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कर्नाटका में, ऑप्शन बी है केरला में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर आप लोग जिन्हें आ रहा है वो लगा लीजिए, हम आपका इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका में। इसके बारे में देख लीजिएगा। कोच्चि वाटर मेट्रो का उद्घाटन, इसका नाम है वाटर मेट्रो का नाम है कोच्चि वाटर मेट्रो। इसका क्या है, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विशेषता देख लीजिए, यह देश की पहली वाटर मेट्रो है। कहाँ स्थित है, तो केरला में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरला में स्थित है। अब यहाँ पे आपने जो आंसर था वो गलत लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे फिर से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देख लीजिए, देश की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा किस राज्य में शुरू की गई। वहां पे कोच्चि वाटर मेट्रो है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरला में। ठीक है ना, बाय मिस्टेक गलत हो गया था। इसके बारे में समझ ही गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं, भारत का पहला गांव माड़ा, गांव का नाम क्या है, माड़ा है, इंग्लिश में माना बोलेंगे, MANA, किस राज्य में स्थित है। तो ये बताना है आपको, भारत का पहला गांव जो माड़ा है वो किस राज्य में स्थित है। एक्चुअली ये पहले भारत का अंतिम गांव हुआ करता था जो पूर्व भारत में हुआ करता था। ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में इसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। ठीक है ना, इसके बारे में देख लीजिएगा। माना जो है यह उत्तराखंड के चमोली जिले का एक गांव है। वर्तमान में भारत का गांव घोषित हुआ है। ठीक है ना, भारत का प्रथम गांव ये घोषित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मेघालय विधानसभा निर्वाचन के उपरांत किस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। तो मेघालय में हाल ही में अभी चुनाव हुए थे,
तो वहाँ पे पूछ रहा है किस पार्टी ने अपनी सरकार वहाँ पे बनाई है। ऑप्शन ए है नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑप्शन बी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ऑप्शन सी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताए दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल पीपल्स पार्टी। इसने यहाँ पे क्या बनाई है, अपनी सरकार बनाई है मेघालय में। अब मेघालय के बारे में देख लीजिए, मेघालय चुनाव का परिणाम जो है, वहाँ पे पहला पॉइंट देख लीजिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी मेघालय में, तो थी 60। टोटल 60 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें नेशनल पीपल्स पार्टी जो विजेत हुई है उसने 26 सीटों पे जीती हैं और अपनी सरकार बनाई। अगला पॉइंट देख लीजिए, 7 मार्च को कोनरोड के संगमा, अंडरलाइन कर लीजिए, से याद कर लीजिएगा, कोनरोड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो अगर आपसे वहां के सीएम पूछे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप बताएंगे के संगमा जी हैं, जिन्होंने लगातार दूसरा कार्यकाल में सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की प्रत्याशी, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की प्रत्याशी जिनका नाम है हैकानी जखालू, क्या नाम है, हैकानी जखालू, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी चुनाव हुए हैं, इस राज्य में भी चुनाव हुए हैं, तो पूछा जा रहा है कि हैकानी जाखालू किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक बनी है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका सही आंसर होगा आपका नागालैंड, ऑप्शन ए इसका सही है, नागालैंड। अब नागालैंड के परिणाम देख लीजिए चुनाव के क्या हुए हैं। नागालैंड चुनाव के परिणाम देख लीजिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी, कितने सीटों पे चुनाव हुए, तो 60 सीटों पे चुनाव हुए हैं, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीटें जीती हैं और अपनी सरकार बनाई है। अब वहां पे 7 मार्च को नेफ्यू रियो, याद कर लीजिए इनका नाम है नेफ्यू रियो, ये 5वें कार्यकाल हेतु, लगातार नहीं है यहाँ पे, 5वें कार्यकाल हेतु मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण इन्होंने की है। अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की प्रत्याशी हैकानी जखालू नागालैंड के इतिहास में पहली महिला विधायक बनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन के उपरांत किस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, जिस जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों में से चुनिंदा क्वेश्चन हम आपको निकाल के लाए हैं। अब ये त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन की पूछ रहे हैं, कहाँ किस पार्टी ने यहाँ पे सरकार बनाई है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ऑप्शन डी है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो यहाँ पे सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन के उपरांत वहां पे अपनी सरकार बनाई थी। अब इसके बारे में देख लेते हैं त्रिपुरा चुनाव के परिणाम। त्रिपुरा चुनाव के परिणाम देख लीजिए, पहला है इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी, 60 थी। तो तीनों ही राज्य जिसमें हमने अभी आपको बताया कहाँ कहाँ चुनाव हुए हैं, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा में हुए हैं, नागालैंड में हुआ है और मेघालय में, और सभी में विधानसभा सीटों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, 60 थी। ठीक है ना। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और 25 सीटों पर जीत हासिल की है। वहाँ के सीएम कौन है वो देख लीजिए, तो 8 मार्च को मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की है। तीनों के आपको क्या याद रखने हैं, चीफ मिनिस्टर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में लिथियम के पहले भंडार की खोज कहाँ हुई है। लिथियम के भंडार भारत में पहली बार खोजे गए हैं, तो इसकी खोज किस राज्य में हुई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो राज्य पूछे या
केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 4 ऑप्शन है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन चारों में आपको बताना है क्या सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में क्या किए गए हैं, लिथियम के भंडार मिले हैं। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई है। तो 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, जिले का नाम याद रखिएगा, नाम है रियासी जिला, रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम की खोज की गई। तो राज्य पूछ सकता है और क्षेत्र का नाम पूछ सकता है, जिले का नाम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट इसमें है, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित है। तो यह भी आपको याद रखना है कि लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित है पहला, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित है। अब लिथियम के बारे में देख लीजिए, तो सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश 2021 की आपके आंकड़े हैं ये। तो लिथियम उत्पादक देश में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया रखता है, दूसरे स्थान पर चिली है और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना है, ठीक है ना। चलिए ये कंप्लीट हो गया लिथियम वाला। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक कौन सा देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक राज्य कौन बना है। तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक राज्य कौन बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो आपको इसका सही आंसर बता दें, इसका सही आंसर होगा केरला। अब इसमें देखना है आपको, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक जो बना है वो केरला राज्य बना है। तो कब बना है, तो 7 जनवरी 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा केरल के सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंक को लागू करने वाले देश के पहले राज्य बनने की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई, तो केरला के सीएम पिनराई विजयन के द्वारा ये घोषणा की गई और उन्होंने बताया कि केरला जो राज्य है वो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। तो क्षेत्रीय भाषा में पहला निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। देखिए, कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। तो वैसे तो न्यायालय की जो भाषा होती है वो अंग्रेजी भाषा होती है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में पहला निर्णय देने वाला राज्य जो बना है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है आपका केरल। इसके बारे में देख लेते हैं। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। तो फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय, जिसकी भाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा है मलयालम, याद रखिएगा क्षेत्रीय भाषा क्या है मलयालम, में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये देख लीजिए, ये जो स्मार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने और ऑप्शन डी है आयुष मंत्रालय ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसका ये फुल फॉर्म था। 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने, तो आयुष मंत्रालय के 2 संस्थाएं, दोनों संस्थाओं का नाम है आपको याद रखना है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग और दूसरा है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो मंत्रालय कौन सा है, आयुष मंत्रालय है। उसके अधीन 2 संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं के नाम हमने आपको बताए। पहला है भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग और दूसरा है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है,
इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो स्मार्ट कार्यक्रम का आपको क्या करना है, फुल फॉर्म नाम याद रखना है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है और उसके अधीन कौन सी 2 संस्थाएं हैं वो आपको याद रखना है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इसमें देख लीजिए, विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज जिसका नाम है एमबी गंगा बिलास, रिवर क्रूज का नाम है एमबी गंगा बिलास के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने ये चारों ऑप्शन सही से पढ़ लिए तो एमबी गंगा विलास के बारे में संपूर्ण जानकारी इसी चारों ऑप्शन में है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने एमबी गंगा विलास को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बनारस में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरा इसमें है यह क्रूज 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। तीसरा है यह क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू कर भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ असम में पहुंचेगा। चौथा है ऑप्शन, पहली यात्रा के लिए इस क्रूज में अमेरिका के 32 पर्यटक सवार होंगे। तो यहाँ पे आंसर जो गलत है वो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि आपको गलत देखना था। तो तीनों ऑप्शन सही है। पहली बात तो ऑप्शन डी गलत है, अमेरिका के यहाँ पे यात्री नहीं जाएंगे, अमेरिका के यात्री सवार नहीं होंगे, यहाँ पे सवार जो होंगे वो स्विट्जरलैंड के होंगे। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम देखेंगे। कुछ पहले क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग सॉल्व करें। एमबी गंगा विलास विश्व का पहला लंबा नदी क्रूज का उद्घाटन कहां से शुरू किया गया था? तो अभी हमने आपको बताया है मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह प्रारंभ किया था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला है इसमें कानपुर से, ऑप्शन बी है पटना से, ऑप्शन सी है डिब्रूगढ़ से, ऑप्शन डी है वाराणसी से। लगा लीजिए, इसका सही आंसर होगा वाराणसी से। ठीक है ना, अब इसका डिटेल देख लीजिए। तो एमबी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, जिसे 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एमबी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी के टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया था। वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, दूसरा इसमें पॉइंट है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, एमबी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते फिर से कहां पे आएगा? ये असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ठीक है, तो 51 दिनों में लगभग इसमें कितने दिन की यात्रा होगी? तो 3200 किलोमीटर की यात्रा ये करेगा। अगला पॉइंट है, पहली यात्रा के लिए इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक सवार होंगे। कितने पर्यटक सवार होंगे? तो 32 पर्यटक सवार होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षीय जिला जिसका नाम है विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला ये जिला बना है जिसका नाम है, आकांक्षीय जिला बना है जिसका नाम है विदिशा। ये किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है केरला। तो इसका सही आंसर सभी जानते हैं, विदिशा जो है वो मध्य प्रदेश का है, राज्य है मध्य प्रदेश, उसका एक जिला है विदिशा। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। जिले का नाम है वायनाड। यह किस राज्य में स्थित है? तो राज्य देखना है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है केरला। ऑप्शन ए इसका सही है, लगा लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए केरला होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कह रहा है दुनिया में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी
हुबली रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, रट डालिए इस क्वेश्चन को। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। ये पूछ रहा है किस राज्य में है। ऑप्शन ए है कर्नाटका में, ऑप्शन बी है ओडिशा में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका में है ये। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन का लोकार्पण 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक राज्य में किया है। 1507 मीटर लंबा है ये प्लेटफॉर्म, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। इसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई है। ठीक है ना। तो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी याद रखना है, 1507 मीटर लंबा है, किलोमीटर नहीं लगा देना, मीटर लंबा है। तो लगभग ये 1.5 किलोमीटर के लगभग लंबा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? ये कह रहा है 108वीं भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई। ऑप्शन ए है नागपुर में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है सूरत में। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए आप। इसका सही आंसर है नागपुर, ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। आयोजन अवधि 3 से 7 जनवरी 2023 को रही है। अगला इसमें आयोजन स्थल जो है राष्ट्र संत सुख डोजी महाराज नागपुर है, जहाँ पे ये आयोजन स्थल हुआ है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका क्या रहा है? मुख्य विषय रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुख्य विषय था, महिला सशक्तिकरण मुख्य विषय था और सतत विकास भी मुख्य विषय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता? तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 का खिताब बताना है कि किस टीम ने जीता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है आपका इंग्लैंड, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया ने जीता है। इसके बारे में देख लेते हैं। आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 संस्करण पहला था। पूछेगा कौन सा संस्करण हुआ है? तो पहला संस्करण हुआ है। कौन सा आयोजक देश था? तो दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजन हुआ था। कब से कब तक ये प्रतियोगिता चली है? तो 14 से 29 जनवरी 2023 तक ये प्रतियोगिता चली है। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो टोटल 16 टीमों ने इसमें भाग लिया है। विजेता इंडिया रहा है और विजेता इंग्लैंड रहा है। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, फिर से नाम सुन लीजिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो चुप्पू साहब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। ये जो बने हैं वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने 24 अप्रैल 2023 को अपना पदभार ग्रहण किया है। 24 अप्रैल 2023, ठीक है ना। तो जनवरी से मई तक आपको करंट अफेयर्स की ये सीरीज बनाई है, पहली सीरीज है। आप इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को रट डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चनों को इसमें डाला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लिखत ले लो। क्वेश्चन नंबर 19 है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में इसकी देखिए इसकी घोषणा पहले की जा चुकी थी, लेकिन जो सम्मानित किया गया वो अभी हाल ही में किया गया। इसके बारे में डिटेल अभी हम देंगे आपको। पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए दामोदर मोजो, ऑप्शन बी नीलमणि फूकन, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी है रघुवीर चौधरी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर मौजो। इसके बारे में देख लीजिए, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लीजिए। दामोदर मौजो को 29 मई, देखिए बिल्कुल अभी हाल ही में हुआ है, 29 मई 2023 को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान, तो इसका मतलब ये समझ गए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। कितने नंबर का है इस बार? तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे नवाजा गया है? तो दामोदर मौजो को नवाजा गया है। वह कोंकणी भाषा में एक लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और पटकथा लेखक हैं। अगला पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हमने बताया साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में है। अगला पॉइंट है, हिंदी भाषा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में किस कृति के लिए दिया गया था? तो यामा के लिए दिया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लुइस ए कैफरेली को 2023 में एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस देश से हैं? तो ये पुरस्कार भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका नाम है एवेल पुरस्कार 2023। ये मिला है लुइस ए कैफरेली को। ये वो किस देश से हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो रट डालिए यहां, इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना, ऑप्शन ए। आज मैंने आपको जनवरी से मई तक के 2023 में जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन थे उनमें से फर्स्ट सीरीज कंप्लीट की है। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। धन्यवाद।